सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम CS 206 डेटा कम्युनिकेशन विषय जो सेकेंड ईयर का है उसके चैप्टर 1 के अगले पार्ट में टोपोलॉजी जो टॉपिक 1.4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो टोपोलॉजी के पहले वाले पार्ट थे उनमें देखा था कि टोपोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और उसमें से हमने बस, स्टार और रिंग तीन तरह की टोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं कि वह क्या होती है और किस तरह से कार्य करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अगली टोपोलॉजी की जो टाइप है ट्री टोपोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि किस तरह से वह कार्य करती है। तो सबसे पहले ट्री टोपोलॉजी में क्या है। ट्री टोपोलॉजी जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें एक ट्री जैसी स्ट्रक्चर बनती है। जब हम ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं, जैसे कि ट्री की शेप होती है वैसे ही देखने में इसकी शेप बनती है। वो भी हम डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ट्री टोपोलॉजी, नोड्स इन अ ट्री टोपोलॉजी are linked to a central hub that controls the traffic to the network। कि एक सेंट्रल, जैसे कि हमने देखा है कि क्या होता है कि ट्री यानी कि पेड़ जो होता है हमारा, उसमें एक तना होता है, मुख्य तना होता है, फिर उसकी अन्य शाखाएं होती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ट्री की जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी पेड़ की, वह किस तरह से होती है, वह इस तरह से होती है कि उसमें से एक शाखा में से दूसरी और फिर उसके अंदर आगे से आगे और शाखाएं निकली हुई रहती हैं। इस तरह से ट्री होता है, अगर आपने देखा होगा। ये इस तरह की शेप होती है एक ट्री की, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है कि ये एक मुख्य तना है इसका, इस तने से ही बाकी की जितनी भी इसकी शाखाएं हैं वह जुड़ी हुई हैं। तो ट्री जो हमारी टोपोलॉजी है उसमें भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है, मेन जो सेंट्रल हब होता है, जैसा कि स्टार टोपोलॉजी में था। आपको याद होगा स्टार टोपोलॉजी में भी एक सेंट्रल हब होता है जिसके द्वारा बाकी सारे के सारे जो नोड्स हैं नेटवर्क के वो जुड़े रहते हैं। तो वैसा ही ट्री टोपोलॉजी के अंदर है, एक मेन हब होगा, जैसा कि पेड़ जो हमारा होता है उसका तना होता है, मुख्य तना होता है जिससे सारे के सारे जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। हमने कहा नोड्स इन अ ट्री टोपोलॉजी आर लिंक्ड टू अ सेंट्रल हब दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक टू द नेटवर्क। कि जितनी भी नोड्स हैं ट्री टोपोलॉजी में, जितनी भी नोड होती हैं नेटवर्क की, वे सारी एक सेंट्रल हब या सेंट्रल डिवाइस जो होता है उससे जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। The majority of nodes connect to a secondary hub that in turn is connected to the central hub। डायग्राम देखते हैं, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा जो हमने यहाँ लिखा। हमने कहा, पहली वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं फिर से, कि ट्री टोपोलॉजी में एक मेन हब होता है जिससे सभी जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा मेन हब है और ये मेन हमारी लाइन है। इस मेन लाइन से, जैसा कि पेड़ का तना, मैंने आपको कहा कि पेड़ का तना होता है, वैसे ही ये मुख्य हमारी जो है वह लाइन है, ये वाली। इस लाइन से बाकी की लाइंस जुड़ी हुई हैं और उन लाइनों से भी नोड हमारे कनेक्टेड हैं, मेन लाइन से भी कनेक्टेड हैं और सभी से। तो क्या होगा, जितनी भी लाइन होंगी हर एक लाइन का एक हब होगा, लेकिन वे हब सेंट्रली एक हब से जुड़े होंगे। ये सेंट्रल हब है, ये वाला। अब आप यहाँ से देखें तो ये जो हमारी लाइन जा रही है, इस लाइन का ये हब है, ये इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इस लाइन का ये हब है जो कि यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, ये भी यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो है हमारा मेन या प्राइमरी हब, जो कि एक्टिव हब होता है। एक्टिव मतलब जो पूरी तरह से कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, पूरी तरह से देखता है कि कौन सा पैकेट किस जगह किसको भेजा जाना है। और जो ये सेकेंडरी हब्स हैं हमारे, ये सेकेंडरी हब सारे क्या होते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं, या सेकेंडरी हब जो हैं वो पैसिव भी हो सकते हैं। पैसिव का मतलब
कि ये निर्धारित नहीं करेंगे कि ट्रैफिक किस तरह से चलेगा। इनका काम केवल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होगा, साधारण रूप से, जो कि कोई भी एक सिंपल हब कर सकता है। फिर से एक बार बताता हूँ कि ये सेंट्रल हब से कुछ एक्टिव या पैसिव सेकेंडरी हब जुड़े हुए होते हैं, जिनसे कि अलग अलग लाइनों से ये कनेक्टेड रहते हैं। प्राइमरी लाइन जो है हमारी, उस पर प्राइमरी या सेंट्रल हब कनेक्टेड होता है, जो कि पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, जैसा कि स्टार टोपोलॉजी में था। अब मेन जो सेंट्रल हब है उससे कुछ सेकेंडरी हब्स भी जुड़े हुए रहते हैं, जिसके थ्रू नोड्स जो है हमारी वह कनेक्टेड रहती हैं। अब इसमें नेटवर्क किस तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। माना कि ए से डेटा डी तक भेजा जाना है, नोड ए से नोड डी को डेटा भेजा जाना है। उसके लिए यह मेन जो लाइन है जिससे यह कनेक्टेड है नोड, उस नोड से इस मेन लाइन पर डेटा को भेजा जाएगा, और जो इसका एड्रेस है डेस्टिनेशन, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ये यहाँ से इसके पास जाएगा, ये यहाँ से देखेगा कि जो डेस्टिनेशन है, जैसे यहाँ पर हमारी डी है, तो डी कौन सी लाइन पर है, उस लाइन पर ये डेटा को भेज देगा। यानी कि सेंट्रल हब कंट्रोल करेगा कि डेटा कहाँ किस नोड से होकर जाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए से ई पर भेजा जाना है डेटा, ए से ई के बीच में कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ से ये इस वाली लाइन से, फिर मेन लाइन से होता हुआ इस वाली ब्रांच से होता हुआ यहाँ आएगा, इस तरह से आएगा। और ये सेंट्रल हब यहाँ से देखेगा कि इसको कहाँ भेजना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जैसे ये दो ही ब्रांचेस बताई हैं, हो सकता है ऐसी और कई सारी ब्रांचेस इसमें हों, क्योंकि ये ट्री की शेप है, तो इसमें आगे कितनी भी और ब्रांचेस भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है हमने नेटवर्क को किस तरह से बनाया है, ये उस पर निर्भर करेगा। यहाँ से भी ये मेन लाइन है, इससे कितने भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्री जो टोपोलॉजी है उसमें नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इस तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है ट्री टोपोलॉजी में। अब हमने कहा द सेंट्रल हब इन द ट्री इज़ एन एक्टिव हब। ये जो मैंने आपको अभी बात समझाई थी वही लिखी हुई है कि द सेंट्रल हब इन द ट्री इज़ एन एक्टिव हब which regenerates the incoming signals before sending them out। यानी कि जो सेंट्रल हब है हमारा, वह एक एक्टिव हब होता है जो कि सिग्नल को रीजनरेट करता है और आगे भेज देता है। यानी कि वह देखता है कि डेटा किसको भेजा जाना है, वो डिसाइड करके और आगे उसको रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने का मतलब उसको सिग्नल को वापस से जनरेट करता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे एडवांटेज ये होता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वापस से बढ़ जाती है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि रिपीटिंग स्ट्रेंथन्स ट्रांसमिशंस एंड इंक्रीजेज द डिस्टेंस अ सिग्नल कैन ट्रैवल। जब रीजनरेट करेंगे या रिपीट करेंगे हम सिग्नल को, तो वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वह ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है तो वह दूरी जो है वह भी ज़्यादा तय कर सकता है, ज़्यादा दूर तक सिग्नल को हम भेज सकते हैं। सेकेंडरी हब्स में भी एक्टिव और पैसिव हब्स। जो सेकेंडरी हब हैं हमारे, वह या तो एक्टिव हो सकते हैं या पैसिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल हब है वो हमेशा ही क्या होगा, एक एक्टिव हब होता है। A passive hub provides a simple physical connection between the attached devices। जो पैसिव हब है वह एक सिंपल कनेक्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग जो डिवाइस या नोड हैं जो कनेक्टेड हैं उनसे, जो हमारा सिंपल कनेक्शन देता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करता है कि डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, वह ये देखता है कि जिस डेस्टिनेशन के लिए ये है उस दिशा में केवल इसको आगे की तरफ भेज देता है। ये सेकेंडरी हब का हमारा काम होता है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें हम ट्री टोपोलॉजी के अंदर, तो ट्री टोपोलॉजी क्योंकि
यह स्टार टोपोलॉजी जैसी ही होती है। स्टार टोपोलॉजी आपको ध्यान होगा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या था कि एक सेंट्रल हब होता है और उस हब से हमारे सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से कि ये सेंट्रल हब है हमारा और सारे डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं, नोड्स। तो जो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़ी थी, वह एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थी कि ये सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, एक ही लिंक या एक ही जो डिवाइस है वही सारे को कंट्रोल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या थी कि ये सेंट्रल हब ही अगर ख़राब हो जाए हमारा तो सारा काम ठप पड़ जाता है, नेटवर्क जो है हमारा वह नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है पूरा ही। तो ये वाले तो सारे जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने स्टार के पढ़े थे वो एज इट इज़ ट्री टोपोलॉजी में भी अप्लाई होते हैं, इसमें भी आते हैं। अब एडिशनली इसमें कुछ और फ़ायदे हैं हमारे, वो क्या हैं कि सेकेंडरी हब के आने से दो और एडवांटेजेस हमारे होते हैं। वह क्या क्या हैं एडवांटेजेस, फ़ायदे हैं हमारे। फर्स्ट तो है इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रल हब and can therefore increase the distance a signal can travel between devices। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्योंकि हमारे एक सेंट्रल हब से कई सारे दूसरे हब जुड़े हुए रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है हमारा सिग्नल वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो हब है हमारे वो रीजनरेट करते हैं या रिपीट करते हैं सिग्नल्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस है एक सिग्नल कवर कर सकता है या जितनी दूरी तक जा सकता है वह दूरी उसमें बढ़ जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाने के कारण। तो पहला तो ये एक फ़ायदा है इसके अंदर। और दूसरा फ़ायदा है इसमें कि इट अलाउज द नेटवर्क it allows the network to isolate and prioritize communications from different computers। अब क्या होगा कि नेटवर्क में आइसोलेट हम इजीली कर सकते हैं। इजीली आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, इजीली आइसोलेट करने का मतलब हुआ कि हम आसानी से, जैसा कि डायग्राम फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, इस डायग्राम में जैसे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इस केवल इस हब में या इस लाइन में कहीं पर फॉल्ट आ जाता है, ये तो चलो सेंट्रल हब है, ये तो डिसएडवांटेज हो जाएगी कि अगर सेंट्रल हब डाउन हो जाता है तो पूरा का पूरे डाउन हो जाएगा। सपोज ये वाला डाउन हो जाता है किसी वजह से, तो इस हब के डाउन होने से केवल और केवल ये वाली एक लाइन जो है सिर्फ ये प्रभावित होगी, ये वाली एक शाखा होगी। जैसे एक टहनी टूट जाए तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी पत्तियां हैं या फल हैं वही प्रभावित होंगे, वैसे ही केवल ये जो एक लाइन है, केवल ये एक लाइन ही इससे प्रभावित होगी। और इसको हम आइसोलेट भी इजीली कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जिस लाइन पर सपोज मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ ई से ए पर वह डेटा यहाँ से इसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इस लाइन में कहीं पर दिक्कत है और मैं इस लाइन को अलग से आइडेंटिफाई करके इसको आगे की तरफ वो कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ या रिकॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। वैसे तो इसमें रिकॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि नेटवर्क को पूरा ही हमें क्या करना पड़ता है, बंद करके करना पड़ता है। दूसरा, इसमें नई नोड को जोड़ना या डिलीट करना थोड़ा आसान है। कैसे, अगर यहाँ पर मुझे कोई नई नोड जोड़नी है तो केवल मेरे को ये वाली जो लाइन है, इस हब से जुड़ी हुई जो लाइन है, इस लाइन को ही बंद करना पड़ेगा। बाकी का जो नेटवर्क है वो मेरा एज इट इज़ पूरा कार्य कर सकता है, पूरे के पूरे नेटवर्क को बंद करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से ये एग्जिस्टिंग नोड है, सपोज इस नोड को मुझे हटाना है तो इसके लिए केवल मुझे इस वाली जो ये वाली लाइन है, केवल और केवल इस लाइन को ही मुझे बंद करना पड़ेगा या रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बाकी जो और ब्रांचेज हैं या और लाइंस जो हैं इसकी, वे लाइंस एज इट इज़ ही कार्य करती रहेंगी। तो ये ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने अभी देखे, ये हमने देख लिए थे।
कि सेकंड, इट अलाउज द नेटवर्क टू आइसोलेट एंड प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स, कि ये इसको आइसोलेट भी कर सकता है और प्रायोरिटी के बेस पर भी आगे भेज सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। यह एक स्टार टोपोलॉजी के समान ही होती है, जिसमें एक सेंट्रल हब होता है और बाकी जितने भी नोड्स हैं वो सेकेंडरी हब्स के द्वारा अलग अलग लाइनों, सेकेंडरी लाइंस या सेकेंडरी हब्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो स्टार टोपोलॉजी के थे वही एज इट इज़ आते हैं। उसके अलावा हमें इसमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं कि एक से ज़्यादा हब्स होने के कारण जो हमारा सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे ट्री टोपोलॉजी में। अगले लेक्चर में हम मैश टोपोलॉजी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर या इससे प्रीवियस किसी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो या फीडबैक हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।